Good evening all my dear students, है ना. In the previous class we were discussing about colloids, है ना. हम लोग colloids क्या होते हैं उसका मीनिंग समझ चुके थे और अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ colloids पर जा रहे हैं. Colloids basically it's a combination of two types of phases. एक DP होता है dispersion medium और एक होता है DM. एक dispersion phase है और एक dispersion क्या आपका medium, है ना. It is just like solute and solvent in case of true solution. ठीक है. और अब हम उनका क्लासिफिकेशन देख रहे थे. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम. सेकेंड क्लासिफिकेशन था इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बेसिस पर दो तरह के थे, लियोफोबिक और लियोफिलिक. अब हमारा नेक्स्ट आगे बढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ठीक है ना. और चार्ज के बेसिस पर चार्ज दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव सोल होगा या फिर नेगेटिव सोल. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स पर पॉजिटिव सोल होता है और बेसिक डाइस वगैरह में भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. ये चार्ज हमें किस तरह से पता पड़ता है. हम तो जो भी कोलाइड बनेगा उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. कैथोड और एनोड लगे हुए, जैसे आप करंट पास कराओगे, ठीक है ना. अगर मेटल ऑक्साइड को सोल हुआ, आपने छोड़ा, करंट पास कराते ही हमने देखा कि वो भाग रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड भागने का मतलब क्या हो गया, किस तरह का सोल हो गया, वो पॉजिटिव, है ना. तो इसलिए इसको हमें याद रखना है. और याद रखने का जनरल तरीका यही है कि ना मेटल और सल्फाइड, क्योंकि ये डाइज वाइज तो ठीक है, इनका उतना जरूरत नहीं पड़ती. मेटल और सल्फाइड में नेगेटिव होता है, जबकि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कौन सा होता है चार्ज आपका, पॉजिटिव. तो ठीक है ना. तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, कि किस तरह के पार्टिकल्स है ना. पार्टिकल्स के बेसिस पर भी आपके अलग अलग टाइप्स के. एक मल्टी मोलिकुलर होता है. मल्टी मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल की साइज तो छोटी होगी, बट खूब सारे मॉलिक्यूल्स जुड़कर आपस में क्या करेंगे, मल्टी बना देंगे अपनी, ठीक. मैक्रो मोलिकुलर में ऑलरेडी पार्टिकल की साइज जो होगी वो कोलाइडल डायमेंशन में होगी. और थर्ड टाइप के होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स. तो इस बेसिस पर हमारे कोलाइड्स तीन तरह के हैं. तीनों को मैं समझा दे रहा हूँ. डिपेंडिंग अपॉन द मोलिकुलर साइज, द कोलाइडल सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स. द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स विथ डायमीटर लेस देन 1 nanometer. For example, a soul of gold contains particles of various size having several atoms. A soul of sulfur consists particles containing 1,000 or so S2 molecules. These particles are held together by van der Waals forces. These are usually कौन सी सोल्स हो गई हमारा, लियोफोबिक. कल हमने बात कर ली थी कि लियोफोबिक ऑर्गेनिक होती है, सॉरी इनऑर्गेनिक होती है, तो ये इनऑर्गेनिक वाली सोल है ना. तो नाम से ये मल्टी मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल छोटा है बट आपस में काफी सारे मोलिक्यूल्स जुड़ गए. अब मैक्रो मोलिकुलर मतलब प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो इनके मोलिक्यूल्स वैसे ही क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं. तो वो मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड है हमारा ऑर्गेनिक वाला. द मैक्रो मोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल themselves are large molecules. They have very high molecular weights varying from 1,000 to millions. These substances are generally polymers, and naturally occurring macromolecules are such as starch, cellulose and proteins. Artificial molecules are such as polyethylene, nylon, polystyrene, dacron, synthetic rubber, plastic, etc. The size of these molecules are comparable to those of colloidal particles, and therefore their dispersion known as macromolecular colloids. Their dispersion also resembles true solution in some respect. बस है ना. अब इतनी थ्योरी तो केवल आपको बताने के लिए लिखी गई है. आपको तो इतना याद रखना, मल्टी में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मैक्रो में ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या होगा, बड़ा, है ना. अब अगले ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स. इन्हें क्या बोला जाता है हमारा, मिसेल्स, है ना. साबुन की जो क्लींजिंग एक्शन होती है, आपके कपड़े अपने पर डर्ट पार्टिकल हो या ऑयल का पार्टिकल हो, कोई ऑयल ड्रॉपलेट हो, साबुन आबुन रगड़ने से क्या होता है, वो निकल जाता है ना. वो सब यहाँ पर मिसेल्स वाले पार्ट में आता है. तो इसका हमारा मीनिंग ये, दिस इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट. दिस कोलाइड बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन. लो कंसेंट्रेशन पर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, बट कोलाइड्स एट हायर कंसेंट्रेशन, ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि नॉर्मल कंसेंट्रेशन पर, लो कंसेंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, और हायर कंसेंट्रेशन पर किसकी तरह काम करेंगे, कोलाइड्स, है ना. दिस इज बिकॉज एट हायर कंसेंट्रेशन दे फॉर्म एग्रीगेटेड दैट इज एसोसिएटेड पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मिसेल्स.
Soap and synthetic detergents are example are associated colloids. They furnish ions which may have colloidal dimension. जैसे सोप आपको शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना. फैटी सोप का मीनिंग ही क्या होता है? इट इज द हायर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब जैसे यहाँ पर सोप का जो फॉर्मूला लिखा हुआ सोडियम स्टायरेट, सोडियम स्टायरेट ये आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक पार्ट है. सोडियम सॉल्ट का हायर एसिड होता है और वो हायर पार्ट मिनिमम आपका 17 से चालू होता है. द लॉन्ग चेन RCOO माइनस आयंस एसोसिएट्स और एग्रीगेट्स एट हायर कंसेंट्रेशन एंड फॉर्म मिसेल्स एंड बिहेव्स एज किसकी तरह आपके कोलेट. दे में कंटेन 100 और मोर मॉलिक्यूल्स, है ना. सोडियम स्टायरेट दैट इज C17H35COONA is an example of an associated colloid. In water it gives Na plus and stearate ion. These ions associate to form micelles of colloidal size. Colloid which behaves as normal electrolyte at low concentration but exhibit colloidal properties at higher concentration due to the formation of aggregated particles called micelles and are referred to as associated colloids. Micelles are formed by association of dispersed particles above a certain concentration, and the certain minimum concentration is required for the process of aggregation to take place. The minimum concentration required for micelle formation is called critical micelle concentration, है ना. उसने ढंग से नहीं लिखा, इट शुड बी क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है कि हमारा CMC, है ना. एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. सोप्स के लिए क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन आपको दी गई है जैसे 10⁻³ मोल पर लीटर, है ना. अब मैकेनिज्म बता रहा है कि किस तरह से बनता है ना. होता क्या है, पानी के अंदर जब आपने सोप को डाला तो RCOO माइनस वाला पार्ट तो हाइड्रो क्या होगा, फोबिक, बट Na प्लस वाला पार्ट क्या होगा, आयनिक पार्ट है और नॉन आयनिक पार्ट है उसके अंदर. R हमें पता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, नॉन पोलर. जब पानी में डालोगे तो COO माइनस वाला पार्ट क्या होगा, पानी के अंदर होगा. R वाला पार्ट कहाँ होगा, बाहर. तो R वाले पार्ट क्या करेंगे, जब 100 और मोर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो R वाले पार्ट आपस में मिलकर एक सर्कल टाइप्स का बना लेते हैं, ठीक है ना. और पूरे एक सर्कल बनाते हुए एक बड़े पार्टिकल की साइज का डायमंड मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो बड़े पार्टिकल की साइज का मॉलिक्यूल ही हमारे लिए क्या कहलाता है, मिसेल. उसको यहाँ समझाया गया है कि मिसेल्स आर फॉर्म बाय सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स सच एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. दिस मॉलिक्यूल्स हैव लियोफिलिक ग्रुप एट वन एंड, है ना. COO माइनस वाला पार्ट कौन सा है आपका, लियोफिलिक, वाटर में डिजोल्व हो सकता है, एंड लियोफोबिक ग्रुप एट द अदर एंड, दैट इज R वाला पार्ट. Let us take the example of soap, that is sodium stearate. The long hydrocarbon part of oleate radical C17H13 ये हाइड्रोफोबिक है क्योंकि नॉन पोलर है, while COO माइनस पार्ट इज हाइड्रोलायोफिलिक क्योंकि ये आयनिक पार्ट है. When the concentration of solution is below its CMC, sodium oleate behaves as normal electrolyte and ionizes to give C17H33 COO minus and Na plus ion. But when the concentration exceeds CMC, the liophobic part starts receding away from the solvent and tends to approach each other. However, the polar COO minus ends tends to interact with the solvent. This finally leads to formation of bigger molecule having the dimension of colloidal particles. Thus 100 or more oleate ions are grouped together in a spherical way, keeping their hydrocarbon part inside, and COO माइनस पार्ट रिमेन्स प्रोजेक्टेड इन किसके अंदर, आपका वाटर. तो इस तरह से ये आपका, पहले तो सब पानी के अंदर थे, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो R वाले पार्ट आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा क्या बना देंगे, आपका मॉलिक्यूल. ये बड़ा मॉलिक्यूल हमारा किस पार्ट, किस डायमेंशन का होगा, कोलाइडल डायमेंशन का. इस वजह से इन्हें बोला जा रहा है कौन से कोलाइड्स हमारा, एसोसिएटेड, क्योंकि ये लो कंसेंट्रेशन पर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, बट हायर कंसेंट्रेशन पर किसकी तरह काम करते हैं, मिसेल की तरह ना. और क्लींजिंग एक्शन ऑफ जो सोप होती है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड, वो इसी वजह से होती है. अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट को दूर करना है, तो ऑयल ड्रॉपलेट पोलर पार्ट होगा कि नॉन पोलर पार्ट होगा, ऑयल जो होती है वो किस तरह का होगा, हमारा नॉन पोलर. जैसे आप साबुन रगड़ोगे तो नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर, उस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर इस तरह के ये सब R वाले पार्ट क्या होंगे, घुसते जाएंगे, और घुसते घुसते क्या करेंगे, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा उस ऑयल ड्रॉपलेट को कपड़े से निकाल के वो क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, जो आगे शायद आपको समझाया गया होगा, ठीक है ना. तो दिस आर द सम मेथड्स कि हम कोलेट्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं.
अब हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यस्टरडेज क्लास में हमने डिस्कस करा था कि लियोफिलिक सोल्स के लिए कोई भी स्पेशल मेथड्स नहीं होती बनाने के लिए, आप तो इन्हें डीएम में डाल दो, अपने आप ये सोल क्या होता है आसानी से बन जाता है, क्योंकि लियोफिलिक में देयर इज सफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। तो हमारे लिए जो स्पेशल मेथड्स आएंगी वो किसके लिए आएंगी, लियोफोबिक के लिए, है ना। तो लियोफिलिक के लिए अगर मैं पढ़ूंगा, the colloidal solution of lyophilic colloid like starch, glue, gelatin, etc. can be readily prepared by dissolving this substance in water, either in cold, है ना, clot शब्द गया है, or on warming, and the solution of colloidal electrolytes such as soap and dye stuffs can also be prepared similarly। ना ये सब आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और कल की क्लास में हमने बोला था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा कौन सा सोल बनाएंगे, लियोफिलिक, है ना। अब अगर लियोफोबिक पे आएंगे तो इसमें साफ साफ ये लिखा होगा कि to get a substance in colloidal form, either the substance in bulk is broken down into fine particles of colloidal dimension or increasing the size of molecular particles as to form larger aggregates। क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर पार्टिकल बड़ा है तो उसको कोलाइडल डायमेंशन में तोड़ो, और छोटा है तो उनको जोड़ जोड़कर किस फॉर्म में ले आओ, कोलाइडल डायमेंशन। इन सम केसेस a third substance as to form larger aggregates, है ना, which is usually added to increase the stability of soul। These substances are called stabilizers, क्योंकि लियोफोबिक सोल हमने कल देखी थी कि स्टेबल नहीं होती है। Thus there are two ways by which the लियोफोबिक सोल कैन बी प्रिपेयर्ड। अब ये सब मेथड कभी पूछी नहीं गई है, बस नाम आप ध्यान रखना कि डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्स करने का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग कोर्स एग्रीगेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू कोलाइडल साइड, डिस्पर्स करना, फैलाना। मतलब मॉलिक्यूल क्या था मेरा, काफी बड़ा था, उसको मैंने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे टुकड़े मतलब छोटे टुकड़े भी किस साइज के होने चाहिए मेरे, कोलाइडल साइज, उसमें तोड़ दिया। पहली मेथड आपकी डिस्पर्जन। सेकेंड मेथड है कंडेंसेशन मेथड, बाय एग्रीगेटिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इनटू किसके अंदर, हमारा कोलाइडल साइड, है ना। थर्ड मेथड है हमारा डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, है ना। इसमें बताया गया गोल्ड सोल जो बनाया जाता है, दिस मेथड इज सुटेबल। अब ये नाम से पूछा जाता है व्हाट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसमें कुछ नहीं है, पीछे आपका इलेक्ट्रिक आर्क है, ये आपका आइस बात है ताकि टेम्परेचर चेंज हो। दो इलेक्ट्रोड लेके जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का सोल बनाना होता है उसको क्या करा आपने, यहाँ पर इलेक्ट्रोड से क्या करा, आग, एक तरह से स्पार्क दिया। स्पार्क देने से वो मेटल क्या होगी आपकी, वेपोराइज होगी। अब वेपोराइज होगी बट बीच बाहर से क्या रखा हुआ आपका, आइस बात। वेपोराइज होते ही वो तुरंत क्या हो जाएगी आपकी, कंडेंस भी होगी, और कंडेंस होके वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएगा। तो इतनी से मेथड होती है, इसको जो थ्योरी में गिवन है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ metals like gold, silver, platinum, etc. An arc is struck between the metal electrodes, है ना, ये metal electrode के बीच में एक arc दे रहे हो आप, under the surface of water containing some stabilizing agent such as a trace of KOH. The water is cooled by immersing the container in an ice bath. The intense heat of the arc vaporizes some of the metal which condenses under क्या आपका cold water, ठीक है ना। This method is not suitable when the dispersion medium is an organic liquid as considerable charging occurs, and this method comprises both dispersion and क्या आपका condensation। ना पेप्टाइजेशन, अब पेप्टाइजेशन मैंने कल ही बोला था कि एक प्रेसिपिटेट को आप क्या कर रहे हो, कोलाइडल डायमेंशन में तोड़ोगे। तो पेप्टाइजेशन का मतलब ये, द टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द एंजाइम पेप्साइन। पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड as the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte। ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ब्रेडिक आर्क मेथड इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें शॉर्ट नोट बस 2 पॉइंट ये लिखना है कि जिस भी मेटल का बनाना होगा उसके 2 इलेक्ट्रोड लेके क्या करेंगे हम लोग, आर्क, और फिगर आपको समझ में आ गया। जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे मेटल जो वेपराइज होगी और आइस कोल्ड सॉल्यूशन वापस वो आपकी कंडेंस हो जाएगी, ठीक है ना। पेप्टाइजेशन, बस इसकी डेफिनेशन इतनी लिखनी है मुझे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली prepared precipitate into colloidal solution is known as क्या हमारा पेप्टाइजेशन, है ना। The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent. This method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal sol. During peptization, the precipitate adsorbs one of the ion of the electrolyte on its surface. The ion adsorbed on the surface is common either with the anion or cation of the electrolyte.
This causes the development of positive or negative charge on precipitate, which ultimately breaks up into smaller particles having the dimension of colloids. ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया आपका, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था, इसमें आपने कोई पेप्टाइडिंग एजेंट डाला, तो पेप्टाइडिंग एजेंट क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर आयन को जो इसके साथ कॉमन होगा उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज को इसने एब्जॉर्ब करा, तो अगर नेट पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होना चालू होगा, रिपल्शन की वजह से ये क्या होता जाएगा, आपका टूटता जाएगा। किस तरह के पार्टिकल की साइज में टूटेगा, कोलाइडल पार्टिकल, है ना। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन thus involves the adsorption of suitable ions supplied by the electrolyte added, particularly a common ion। ये प्रेसिपिटेट है, पेप्टाइडिंग एजेंट नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके किसी कॉमन आयन को इसने एड्सॉर्ब करा सरफेस पर, एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो बने, देन स्प्लिट्स टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट एज क्या हमारा कोलाइडल पार्टिकल, है ना। अब उसका एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH होल थ्राइस इज शेकन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, है ना। FeOH होल थ्राइस, अब इसका मुझे पता है कि इसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, और ये आपका पेप्टाइडिंग एजेंट FeCl3 आपने उसके अंदर डाला, कौन सा आयन कॉमन है दोनों में, Fe, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस क्या करेगा, Fe+3 को इस पेप्टाइडिंग एजेंट से एड्सॉर्ब कर लेगा, किसके ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली खूब ज्यादा होगा, तो उसको अल्टीमेटली क्या होना, ब्रेक होना ही है। और जस्ट नाउ अगर आपको याद हो जाए एक बार में, तो अभी मैंने बोला था कि मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स और सल्फाइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड ही है, ये प्रिफरेंशियली अपनी सरफेस पर किसे एड्सॉर्ब कर रहा है, Fe+3 को, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस पेप्टाइडिंग एजेंट इट एड्सॉर्ब्स Fe+3 आयन एंड देयरबाय ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स। तो FeCl3 जैसे डाला, इट विल ब्रेक इनटू Fe+3 एंड 3Cl-। FeOH होल थ्राइस ने Fe+3 को एड्सॉर्ब करा, उसे हम लोग ऑब्लिक लगा के लिखते हैं, तो फॉर्मेशन में दिखाया गया, दिस इज PPT ऑफ FeOH होल थ्राइस, Fe+3 पेप्टाइडिंग एजेंट आ गया, पूरी सरफेस पर ये क्या हो चुका है, आपका एड्सॉर्ब हो चुका है, ठीक है ना। पॉजिटिव में रिपल्शन काफी ज्यादा होगा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कोलाइडल डायमेंशन के हैं उसमें क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। योर विंडोज इज नॉट जेन्यून। बंद हो गया दोनों। ऐसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अब स्टेनिक ऑक्साइड, वापस ऑक्साइड्स के ऊपर भी कौन सा सोल चार्ज था आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑन ट्रीटमेंट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स ए स्टेबल कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ स्टेनिक ऑक्साइड SnO2 Sn+4, SnO2 को 4HCl से मिलाया, Sn+4, ये सब रिएक्शन यहाँ पे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तरीका बता रहा हूं कि किसी भी प्रेसिपिटेट के अंदर आप क्या करोगे, पेप्टाइडिंग एजेंट डालोगे, तो वो उसके किसी एक पर्टिकुलर आयन को क्या करेगा, एड्सॉर्ब, और फाइनली कोलाइडल पार्टिकल्स में टूटेगा, है ना। फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉइल बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो AgCl ने किसको एड्सॉर्ब करा, Cl- कॉमन हो गया, है ना। कैडमियम सल्फाइड कैन बी पेप्टाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए सल्फाइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज था आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो इतनी सारी मेथड्स में आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट पेप्टाइजेशन मेथड है। अब कुछ आपकी केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है ना। ये वही हैं जो आप अपनी रिएक्शन देख चुके हो, ये आती हैं कंडेंसेशन मेथड्स के अंदर। फर्स्ट वन वाज कौन सी मेथड थी हमारा, डिस्पर्जन, फिर डिस्पर्जन के बाद कंडेंसेशन थी, थर्ड ब्रेडिक्स-आर्क मेथड, फोर्थ पेप्टाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट केवल दो ही है, ब्रेडिक्स-आर्क एंड पेप्टाइजेशन। ये भी बस सिंपल रिएक्शंस में समझा रहा हूं। द केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन ए मीडियम in which the dispersed phase is sparingly soluble. A condition of supersaturation is produced, but the actual precipitation is avoided. Some familiar reactions are double decomposition. Double decomposition का मतलब क्या होता है, एक की चीज दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और दूसरा पहले के साथ, है ना। आर्सेनियस सल्फाइड सोल, उसका एग्जांपल बताया गया। 1% solution of arsenious oxide is prepared in hot water, उसका येलो सॉल्यूशन बना। The solution is cooled, filtered and is then gradually in hot water saturated with hydrogen sulfide. This is continued till an intense yellow colored solution is obtained
एक्सेस ऑफ H2S इज रिमूव्ड बाय बबलिंग हाइड्रोजन थ्रू द सॉल्यूशन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो रिएक्शन ध्यान रखना कि AS2O3 में अगर आप H2S गैस पास कराओगे तो डेफिनेटली बस क्या होगा, आयन का इंटरचेंज। पहले ऑक्साइड था, अब कौन सा आयन जुड़ गया हमारा, सल्फाइड, ठीक है ना। एंटीमनी सल्फाइड, उसमें भी वापस उसी तरह से बताया गया है आपको, ठीक है ना। तो ये सेकंड मेथड हो गई। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन सी मेथड है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखो क्या हो रहा है, H2S के अंदर आपने SO2 गैस पास करवाया, अब देख सकते हो किसका सोल बन रहा है आपका, सल्फर का। कैसे बना, SO2 सल्फर किस ऑक्सीडेशन नंबर में था, +4, यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन नंबर में आपका, -2, इसने -2 को किस में बदल दिया, 0, तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2O into a solution of sulfur dioxide, है ना, it should be H2S, by mistake H2O छपा है। Sulfur salt can also be obtained when H2S is bubbled through an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड, कुछ भी। अभी हमने किससे पास करवा दिया है, SO2 से। आप कोई भी दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर SO2 कर ही क्या रहा है, SO2 इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, आपका सल्फर में। तो वो ये बोल रहा है कि आप कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसकी जगह यूज कर सकते हो। रिडक्शन, तो आप देख सकते हो SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसने AuCl3 को रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, Au, खुद ऑक्सीडाइज हो गया SnCl2 से किसमें, SnCl4। तो इस मेथड से आप गोल्ड का सोल बनाते हो। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लेड एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस आर एक्टेड अपॉन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्रोजन, टेनिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज, तो ये भी आप अपना यूज कर सकते हो। आपको तो एक एक रिएक्शन ध्यान रखनी है ना। डबल डिकम्पोजिशन में AS2O3 प्लस H2S गिव्स AS2S3, ऑक्सीडेशन में H2S प्लस SO2, रिडक्शन में आपका AuCl3 प्लस SnCl2 वाला याद रख लेना, और हाइड्रोलिसिस में, है ना, FeCl3 रेड सॉल्ट बन जाता है। द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ किससे, फेरिक क्लोराइड, ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या था, Fe+3 जो है ये किसको उठाएगा वाटर से, OH-, तो इसने खुद बना दिया क्या, FeOH3। ये नेगेटिव था Cl-, ये किसे उठा लेगा, H+, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे हमारा, HCl। अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिलिक एसिड इज, सिलिसिलिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट विथ 4N हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, है ना। तो ये सब मैंने आपको एनसीईआरटी बुक की थ्योरी दे दी है, बट आपको तो शॉर्टकट में नोट्स बनाना अपने जा। तो केमिकल मेथड्स में 4 मेथड नाम याद रखना, कौन कौन से, डबल डिकम्पोजिशन, सीधे रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड ऑक्सीडेशन, उसकी रिएक्शन, क्योंकि वर्ड्स में लिखना होगा तो बस इतना ही लिखोगे कि सल्फर सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S इनटू किसके अंदर, SO2 सॉल्यूशन। रिडक्शन मेथड के बारे में शॉर्ट नोट लिखना हो तो लिख लेना कि मेटल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सम रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोलिसिस पे शॉर्ट नोट बोले तो 2 लाइन ये लिख लेना कि, है ना, इन दिस मेथड द कोलाइडल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस तरह से जो सॉल्ट बना रहे हो आप, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या आ जाती है आपकी, इम्प्योरिटीज। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन। आपने डायलिसिस नाम सुना होगा, सुना है ना, क्या करते हैं डायलिसिस में, किडनी फेलियर के केस में ब्लड को क्या करा जाता है, प्योरीफाई, वो भी इसी का पार्ट है आपका, क्योंकि ब्लड जो है हमारा वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कभी आपने देखा है ब्लीडिंग हो रही हो और आप उसके ऊपर फिटकरी पुराने जमाने में चलती थी, रगड़ देते थे तो क्या होता था, ब्लीडिंग रुक जाती थी, है ना, क्योंकि ब्लड के ऊपर जो चार्ज होता है, फिटकरी के ऊपर जो चार्ज होता है, दोनों के चार्जेस क्या है, अपोजिट। जैसे आप रगड़ोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन की वजह से आपका वहीं पर क्या हो जाता है, क्लॉट बन के, इसलिए वो एक रेड टाइप पपड़ी बन जाती है, आपने देखा होगा तो, जिसको हम कुरेद के खूब मजा लेते हैं, फिर खून निकलता है, करा जाता है ना। जब तक वो पूरी तरह से हटता नहीं है तब तक खूब मजे आते हैं हम कुरेद के। तो ब्लीडिंग रुकने का कारण ही है कि ब्लड इज ऑल्सो एक कौन सा सॉल्यूशन हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिटकरी भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एलम। दोनों को रगड़ते और दोनों के चार्जेस अलग अलग है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करके वहीं पर ब्लीडिंग हमारी रोक देते। तो ये इनकी रियल लाइफ की एप्लीकेशन मैंने कल बताया था, ठीक है ना, कि ये रियल लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब प्योरिफिकेशन के लिए हमारा बोल रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय अबव मेथड्स, है ना, जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है ना। ये सब हमारी बात चल रही है किनके लिए, लियोफोबिक के लिए, क्योंकि फिलिक तो अपने आप बन गई थी। जब आपने फोबिक बनाई थी तो उसमें आपने क्या डाला था, इलेक्ट्रोलाइट डाला था। अब गलती से अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में डल गया तो भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और अगर कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, डस्ट वगैरह जो एयर में प्रेजेंट है वो डिसॉल्व हो गई, तब भी मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, इम्प्योर। द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, साफ साफ लिखा है, traces of electrolyte is essential for the stability of colloidal solution, but large quantity coagulate it। मैंने क्या बोला था, कोएगुलेशन के लिए भी उसके अंदर क्या डाला जाता है, क्या कोएगुलेशन कोलाइड लियोफिलिक सोल का हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या था, स्टेबल। बट लियोफोबिक सोल क्या थी हमारा, अनस्टेबल। कोई दूसरा एजेंट डाला, अगर सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही सोल क्या करेगी, उसके पॉजिटिव चार्ज से जुड़कर क्या बना देगी, क्लस्टर। क्लस्टर बनते ही वो सस्पेंशन के फॉर्म में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और बैठ गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन वहीं पर क्या हो गया, खत्म। तो वो यही बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, बट लार्जर क्वांटिटीज कोएगुलेट इट, जोड़ देंगी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्युबल इम्प्योरिटीज टू ए रिक्विसाइड मिनिमम, जितना कम से कम जो रिक्वायर्ड है वहां तक ले जाना। एंड द प्रोसेस यूज फॉर reducing of these impurities to a requisite minimum is known as क्या हमारा, purification of colloidal solution। बोर्ड में डेफिनेशन बस यही पूछेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो हमें बस अपने वर्ड्स में लिख लेना है ना। आपको ये 2-3 बार और पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, तब टर्म्स क्लियर होंगी। तो डेफिनेशन बस इतनी है, प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सच दैट, है ना, impurities will present in the requisite minimum amount is known as प्योरिफिकेशन, ठीक है। द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड ही आपकी डायलिसिस है, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, टर्म सभी ने सुन रखा है। डायलिसिस में क्या करा आपने, कोलाइडल सॉल्यूशन को एक डायलिसिस मेम्ब्रेन, एक बैग के अंदर भर दिया, और वाटर का तेजी से क्या करा है, इनफ्लो। अब कोलाइडल पार्टिकल्स तो बड़ी साइज के हैं, ठीक है ना, बट जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो डेफिनेटली किस साइज के होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। तो पानी अगर आप तेजी से फेंकोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से क्या होते जाएंगे, आपके बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका वही लिखा है, वाटर प्लस क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स और कोलाइड्स में क्या फर्क है, क्रिस्टलाइट मतलब जो आसानी से पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल। कोलाइड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जो है हमारा अंदर बचा के सोल पार्टिकल्स, है ना, ये दिखाया उसने। जो सॉलिड स्फेयर है उनको वो शो कर रहा है कि आपका क्रिस्टलाइट्स, और जो हॉलो स्फेयर है उन्हें सोल शो कर रहा है, सोल पार्टिकल। अगर आपने पानी तेजी से फेंका तो क्रिस्टलाइट्स छोटी छोटी डायमेंशन के होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन से क्या होंगे, आसानी से बाहर। तो इसलिए बाहर निकलने वाले में वो साफ साफ दिखा रहा है कि वाटर प्लस क्या है हमारा, क्रिस्टलाइट, है ना। अब इसी चीज को बस मुझे फिगर याद है तो मैं अपने वर्ड्स में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, उसको उसने वर्ड्स में समझाया होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व सब्सटेंस from a colloidal solution by means of diffusion through suitable membrane। osmosis आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, osmosis is also a method of purification, जो आगे आएगी। since particles in true solution, ions हो या smaller molecules, can pass through animal membrane, bladder or parchment paper or cellophane sheet, but colloidal particles do not, है ना। एनिमल मेम्ब्रेन याद होगा आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड मैंने आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम लिखाया था वहां पर, ठीक है ना, ठीक है। द apparatus used for this purpose is called dialyser। A bag of suitable membrane containing the colloidal solution, ये रहा, is suspended into a vessel through which fresh water is continuously flown। ये फिगर दिया गया है। The molecules and ions diffuse through the membrane, ठीक है ना, and the pure colloidal solution is क्या हमारा, left behind। तो अगर मुझे फिगर याद है तो मैं इसकी थ्योरी अपने आप 2 शब्दों में लिख सकता हूं, दैट इज नोन एज क्या हमारा, डायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस उसी का बड़ा भाई हो गया। इसमें जो होगा आपका डायलिसिस जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा। तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब देख लीजिए, एनोड भी लगा दिया आपने, कैथोड भी। और डेफिनेटली ये प्रोसेस पिछली वाली प्रोसेस से क्या होगी, फास्ट, है ना। पानी तो है ही है, साथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी रोल प्ले कर रहा है कि वो अपोजिटली चार्ज आयंस को क्या करेगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में डिसॉल्व हो गया है तो इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड करंट पास हुई
नेगेटिव वाला भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला भागेगा नेगेटिव। तो पानी भी निकालने का काम कर रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी निकालने का काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस पहले से क्या हो जाएगी, हमारे फास्ट हो जाएगी। इसी को बस क्या बोल दिया हमारा, इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो हमें अगर लिखना हो तो कुछ भी नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बस कि इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज कैरिड आउट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर तो करते ही हो आप, अब आप करोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालना है आपको, बड़े पार्टिकल्स को क्या करना है, आपको रोकना है ना। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substance except the किसको, colloidal, ठीक ना। colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the pores are too large। नॉर्मल फिल्टर पेपर देखा होगा आपने लैब में, जैसे सर्कुलर फॉर्म में दिए रहते हैं, ठीक है ना। however the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution and subsequently hardened by soaking in formaldehyde। The usual colloidal solution is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in colloidal solution and hardened by formaldehyde and finally drying it। Thus by using ultra filter paper the colloidal particles are separated from rest of the materials। Ultra filtration is a slow process। To speed up the process, the pressure of suction is used। Colloidal particles left on the ultra filter paper are then stirred with fresh dispersion medium solvent to get a pure colloidal solution, है ना। पहले आपने नॉर्मल फिल्टर पेपर को क्या करा, कोलाइडल सॉल्यूशन में डुबाया और उसके अंदर 4% सॉल्यूशन किसका डाला आपने, नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड किसके अंदर, ईथर। फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड डाला और उस फिल्टर पेपर को निकाल के सुखा दिया। तो इस तरह से जो फिल्टर पेपर बनता है उसे बोला जाता है कौन सा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करवा दिया, पास। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए, उसमें से निकल गए, बट कोलाइडल पार्टिकल्स उसमें क्या हो गए, हमारे रुक गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कौन सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उन कोलाइडल पार्टिकल्स को निकाल के हमने उसके अंदर प्योर वाटर मतलब पानी और मिला दिया, जिससे हमारा क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की, और हर तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी हमारा, हिट्रोजिनिटी। हिट्रोजिनिटी का मतलब कल ही बोल दिया था, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है ये किस नेचर का होगा, हिट्रोजीनियस नेचर का, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हिट्रोजीनियस इन नेचर कंसिस्टिंग ऑफ टू फेसेस, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। Experiments like dialysis, ultrafiltration clearly indicate the heterogeneous character of colloidal system। Recent investigation, however, shown that colloidal solution are neither obviously homogeneous nor obviously क्या हमारा heterogeneous, दोनों के क्या है, बीच की स्टेट। Filtrability है ना, पहली प्रॉपर्टी heterogeneity। Second, colloidal particles readily pass through ordinary filter paper। It is because the size of pores of filter paper is larger than that of किससे, कोलाइडल पार्टिकल, है ना। इसी वजह से आपने पीछे देखा हो तो प्योरिफिकेशन के लिए हमने कौन सी मेथड यूज करी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन सा पेपर बनाया हमने, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नॉर्मल से तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास, है ना। नॉन सेटलिंग नेचर, नॉन सेटलिंग नेचर से मतलब ये कभी भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंदर सेटल नहीं होंगे, क्योंकि आपने इनको क्या कर दिया, स्टेबल बना दिया, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल as colloidal particles remain suspended in the dispersion medium indefinitely, है ना, settle नहीं होंगे। Thus there is no effect of gravity on the क्या, colloidal particle। Color, the color of colloidal solution is not always the same as the color of substance in the bulk। The color of the colloidal solution depends upon the following factor। समुद्र देखा होगा आपने, पिक्चर में ब्लू कलर का दिखाया जाता है ना, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशन है। ऐसे तो समुद्र किस कहीं का भी ले लो, आपको पता ही है काफी ज्यादा गंदा होता है, बट पिक्चरों में इतना बढ़िया दिखाते हैं। बॉन्ड की पिक्चरों में तो समुद्र का सीन होता ही हमेशा और खूब बढ़िया समुद्र दिखाया जाता है। तो ब्लू कलर का रीजन है ना, आगे आने वाला है। तो कलर के लिए उसने बोला है किस किस फैक्टर को डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, किस मेथड से बनाया गया है, नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, किस नेचर का है,
द वे एन ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट, दैट इज वेदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय ट्रांसमिशन, है। तो कलर आपको ध्यान रखना है कि कलर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा किस नेचर का नजर आएगा आपको, कलर्ड, है ना। स्टेबिलिटी, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, ओनली अ फ्यू सॉल्यूशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स में सेटल बट वेरी स्लोली, है ना। तो अब एग्जांपल्स आपको बोला गया, फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इट बिकम्स क्या हो जाता है आपका, पर्पल, है ना। डाइल्यूट मिल्क गिव्स ए ब्लूइश टिंच इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, वेरियस रेडिश टिंच इन द ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। पिछले वाले में ये बताया था कि साइज एंड शेप ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज एंड शेप के लिए वही बोला है, फाइनेस्ट गोल्ड मतलब शुरू में साइज छोटी है, वो किस कलर का नजर आ रहा है, रेड, बट साइज बढ़ेगी तो किस कलर का नजर आएगा, पर्पल, ठीक है ना। इसी तरह से एक चीज बोली थी कि वे एन ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट, उसके लिए एग्जांपल दिया है कि डाइल्यूट मिल्क ऐसे तो ब्लूइश टिंच कलर का नजर आएगा, कौन सी वाली लाइट में, रिफ्लेक्टेड, और ट्रांसमिटेड लाइट में देखोगे तो वही चीज किस कलर की नजर आएगी, रेडिश, है ना। अब ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी पूछे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, हिट्रोजिनिटी, फिल्ट्रेबिलिटी, नॉन सेटलिंग नेचर, कलर एंड क्या, स्टेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे पहली है ब्राउनियन मूवमेंट, तो ब्राउनियन मूवमेंट हम सभी को पता है क्या होता है, रैंडम मोशन, है ना। तो ये लगातार जिगजैग मोशन करते रहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स एग्जिबिट ए सीजलेस रैंडम एंड स्वार्मिंग मोशन, दिस काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और रॉबर्ट ब्राउनिन साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले इसने डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑब्जर्व दिस मोशन विथ पोलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, ना दिखाया गया है। ये जिगजैग मोशन है। अब ये जिगजैग मोशन हो क्यों रहा है, पार्टिकल्स आपके सिग्निफिकेंट साइज के, तो डेफिनेटली वो लगातार क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वो ट्रेवल करना रोक तो नहीं सकते, तो अगर ट्रेवल करना रुक जाएगा तो उनके ऊपर ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे आपके, सेटल। जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पार्टिकल को दिखाया है, कोई दूसरा पार्टिकल मिला, उससे टकरा कर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, फिर नया पार्टिकल मिला, फिर इधर गया, फिर नया मिला, इधर गया, फिर इधर इधर इधर। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये किस तरह का मोशन नजर आएगा, हमारा जिगजैग मोशन। उसी चीज को बस इसने कॉज ऑफ मूवमेंट में समझाया है। ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो फैले हुए हैं, बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ किससे, मीडियम, ना। द ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सोल particles. With the increase in size of particle, the chance of unequal bombardment decreases and the Brownian movement also disappear, है ना। वैसे ही आप सोचो साइज बड़ी हो गई तो उसके सेटल होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ब्राउनियन मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। तो वही बोला जा रहा है कि अगर साइज बढ़ेगी तो ब्राउनियन मूवमेंट आपका धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिसअपियर। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सस्पेंशन फेल्स टू एग्जिबिट दिस फिनोमेना। It should be noted that Brownian movement does not change with time, but changes with किसके साथ, आपका टेम्परेचर। टाइम के साथ चेंज करने का मतलब कि अगर ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है तो आप 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद भी देखोगे तो मूवमेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। बट टेम्परेचर चेंज करोगे तो पार्टिकल्स की स्पीड चेंज होने के कारण ये मूवमेंट हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ एक्टिविटीज इससे रिलेटेड है वो आपको समझाई गई है कि ब्राउनियन मूवमेंट इज द डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द assumption that molecules in a gas or solution are in a state of constant ceaseless motion, thus it confirms kinetic theory। गैसेस स्टेट में आपको याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ये पॉइंट बताया जाता है ना। ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। अगर टक्कर होती रहेगी तो उनके सेटल होने के चांसेस क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, है ना। ब्राउनियन मूवमेंट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एवोगेड्रोस नंबर, बट साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका डिटेल हमारी स्कोप से बाहर है, बाकी इसकी हेल्प से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन पूछे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, एवोगेड्रो नंबर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंफर्म करता है। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। Heavier soil particles tend to settle down very slowly under the influence of gravity and this phenomena is called क्या हमारा sedimentation, है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कल हमने बात करी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कौन सा, हमारा टिंडल इफेक्ट, क्योंकि डस्ट अगर आपको याद हो तो इन यस्टरडेज क्लास हमने देखा था कि डस्ट इज ऑल्सो है कौन सा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डस्ट कहाँ पे जा रहा है हमारा, थर्ड लास्ट है ना, स्मोक एंड डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन कौन से मीडियम में, हमारा गैस। तो डस्ट एक अल्सो अपने आप में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और टिंडल इफेक्ट हमें उसी की वजह से नजर आता है जो हम थिएटर्स वगैरह में देखते भी हैं कि प्रॉपरली क्या बनती है हमारी, कोन टाइप्स की बनती है, ठीक है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा हमारा है ना। When a strong and converging beam of light is passed through colloidal solution, its path becomes visible when viewed at right angle to the beam of light. This effect is called क्या हमारा, Tyndall effect. The light is observed as a bluish cone, which is called Tyndall cone. The Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles, है ना। colloidal particles के डायमेंशन सही है, जैसे लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, आपके स्कैटर्ड होंगे। तो रीजन अगर पूछे तो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal particles. The scattering of light cannot be due to simple reflection because the size of particles is smaller than the wavelength of visible light and they are unable to reflect light waves. In fact, colloidal particles first absorb light and then a part of the absorbed light is scattered from the surface of the colloidal particles as a light of shorter wavelength. Since maximum scattering of light takes place at right angles to the place of incident light, it becomes visible when seen from the direction. तो ये सब तो है ना, फंडे मार रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको बस टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो ध्यान रखना है और रीजन ध्यान रखना है कि इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय किससे, कोलाइडल पार्टिकल, है ना। ये समझाया गया आपको कि आप अपना लाइट गिरा रहे हो, इस तरह की जो कोन मिलेगी आप, है ना, राइट एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा था ना, तो हम लोग इसे देख रहे हैं ऊपर से, तो 90 डिग्री पर मिल रहा है, ये आपको पूरी एक टिंडल कोन टाइप दिखेगी। तो ब्राइट टिंडल कोन ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन ध्यान रखनी है। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मस्ट नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एम्प्लॉयड। जो लाइट आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, पार्टिकल का डायमीटर उससे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मस्ट डिफर वाइडली। दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय लियोफोबिक कोलाइड्स, है ना। ये कंडीशन ध्यान रख लेना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टिंडल इफेक्ट इज नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन as their particles are too small to cause scattering. Tyndall effect has been used in devising ultra microscope and in determination of number of colloidal particles in a colloidal solution. ठीक है, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आए तो टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा ही था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करना है, आपको पास करवाना। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ फंडा सेम रहेगा, उसके अंदर कौन सा फील्ड लगा दोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। पहले उसने इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस को ही समझाया है। इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम हैज इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ठीक है। बट thus colloidal solution on the whole is electrically neutral, but when an electrical current is passed through a colloidal solution, the charged particle move towards the oppositely charged electrode where coagulate due to loss of किसकी वजह से, चार्ज, है ना। ये आपको बताया गया है। इलेक्ट्रोड से हमारे दो, बीच में आपने रख दिया कौन सा सॉल्यूशन, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन बता रहा है कि स्टेबल किसके वजह से था, डीपी के पार्टिकल्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो डीएम के पार्टिकल्स के ऊपर हल्का सा कौन सा चार्ज है, आपका पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होंगे, डीपी के पार्टिकल्स भागेंगे किसकी तरफ, आपके इलेक्ट्रोड्स की तरफ। इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर सबका चार्ज क्या होता जाएगा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होके आपका वो बड़े पार्टिकल में बदलेंगे, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो वही कोएगुलेटेड पार्टिकल्स बना दे रहे हैं। इसने कोई पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल ली है तो दिखा रहा है कि सोल पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स किसकी तरफ, आपका कैथोड, क्योंकि कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल, है ना। द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डेफिनेशन हमसे पूछ सकता है, डेफिनेशन मैंने ओरली बता दी, आपने अपने शब्दों में खुद लिखना है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल field is known as electrophoresis. This phenomena is used to determine the charge on colloidal particles.
For example, when a sol of ferric hydroxide is taken in a U tube and subjected to electrical field, the ferric hydroxide sol particles get accumulated near the cathode. This shows that ferric hydroxide sol particles are positively charged, है ना. The sol particles of metals and their sulfides are found to be negatively charged, while those of metal hydroxides are positively charged. बेसिक डाइस ये सब तो मैंने बता ही दिया था कल आपको कि ऑर्गेनिक आपको केवल इनऑर्गेनिक वाले चार्ज याद रखने हैं. मेटल्स के ऊपर और सल्फाइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर पॉजिटिव ना. अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस उसी चीज को बस डायग्राम के फॉर्म में बताया गया. ये एसपीएम है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसको रखोगे साथ में बस आपने कौन सा फील्ड लगा दिया आपका? इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो इस प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस बोल रहे हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ठीक है. थर्ड इज इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कौन सा हमारा? कोएगुलेशन. कोएगुलेशन मतलब अब आप इसमें कोई नया इलेक्ट्रोलाइट या एजेंट डालोगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करेगा? आपस में चिपकाने का काम करेगा. कोएगुलेट मतलब जोड़ेगा. ठीक है. मतलब कोएगुलेशन जो है बेसिकली इट इज रिवर्स ऑफ किसका? पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन में क्या हो रहा था? प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर रहे थे कोलाइडल पार्टिकल्स में, और कोएगुलेशन में क्या करोगे? है ना, जोड़ जोड़ के वापस उन्हें किस में बदल दोगे? प्रेसिपिटेट में. वो यहाँ पर समझाया गया होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. द कोलाइडल सॉल आर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन. है ना, अभी हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल देखी थी. पूरे सोल के ऊपर कौन सा चार्ज था आपका? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या है? रिपल्शन. क्या इनके आपस में जुड़ने की टेंडेंसी होगी? नहीं. तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल. बट इसके अंदर अगर मैंने कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डाला तो वो क्या करेगा? इन Fe+3 को आपस में जोड़ने का काम करेगा. जुड़ेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स खत्म होते जाएंगे और एक नया पार्टिकल बनेगा जो ग्रेविटी के अंदर आसानी से क्या हो जाएगा? सेटल. है ना. तो वही चीज बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्शन द पार्टिकल्स डू नॉट कम क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट. The removal of charge by any means will lead to the aggregation of particles and hence precipitation will occur immediately. ये आपकी सीधी सीधी डेफिनेशन है. The process by means of which the particles of the dispersed phase in a sol are precipitated is called क्या हमारा? Coagulation. ठीक है. If the coagulated particle instead of settling at the bottom of container float on the surface of dispersion medium, then this coagulation is called flocculation. ठीक है ना. नॉर्मली तो क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से क्या कहाँ होने चाहिए आपके? सेटल होने चाहिए. बट डेंसिटी वगैरह कम हुई तो देयर माइट बी चांस कि वो सरफेस पे ऊपर आ जाए. इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कोएगुलेशन की जगह हम लोग फ्लोकुलेशन. फ्लोकुलेशन रिलेटेड है किससे? फ्लोटिंग टेंडेंसी से. फ्लोट वर्ड होता ना हमारा. ठीक है. ठीक. मोस्ट ऑफ द सोल्स आर कोएगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अपोजिट साइन. है ना, बाय साइन लिखा हो, इट शुड बी चार्ज. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स टेक अप द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट whose charges are opposite to that of colloidal particles with the result that charge on the colloidal particles is neutralized. है ना. thus coagulation takes place. एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे आर्नियस सल्फाइड सोल. सल्फाइड सोल नेगेटिवली चार्ज होती है. is precipitated by adding barium chloride solution. It is due to the fact that negatively charged particle of sol takes up barium ions and get neutralized, which lower the stability. As a result हमारा precipitation होगा. It is observed that different amount of different electrolyte is required to bring coagulation of a particular solution. अब ये चीज हमारी डेफिनेशन जो आ रही है ना, हार्डी-शेल्स रूल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है. The minimum amount of an electrolyte required to cause precipitation of 1 liter of colloidal solution is called coagulation value or flocculation value of the electrolyte of the sol. So this definition is important. ना, जो important बता रहा हूँ उन्हें याद रखना है. सिंपल सी डेफिनेशन है. मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट required to cause the precipitation of 1 liter of colloidal solution is called coagulation value or flocculation value of the electrolyte or the for the sol. है ना. जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है, डेफिनेटली उसका पावर क्या हो जाएगा, उतना ही
कम हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बोला जा रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज क्या हमारा कोएगुलेटिंग पावर, है ना। जिसमें थोड़ा सा अमाउंट डालने पर कोएगुलेशन हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर क्या है, काफी ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। फॉर एग्जाम्पल द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, BaCl2 एंड AlCl3 फॉर द आर्सेनियस सल्फाइड सोल। अब आर्सेनियस सल्फाइड सोल किस तरह की है मेरी, नेगेटिवली चार्ज। इसमें कोएगुलेशन किसकी वजह से होगा, पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, Na+, यहाँ पर Ba+2, यहाँ पर क्या है आपका Al+3। क्या मीनिंग हुआ, है ना। Na+, इसका एक आयन क्या कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज सोल है, सल्फाइड को लेना है। 2 Na+ कितने सल्फाइड को ले सकते हैं, केवल एक को। Ba+2 में क्या होगा, एक बेरियम एक सल्फाइड को लेगा। AlCl3 में क्या होगा, Al+3 है, मतलब 3, एक अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो वो 1.5 सल्फाइड आयन को खींच लेगा, ठीक है ना, ताकि 1.5 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का। तो इस वजह से आप देख लो इनकी जो कोएगुलेशन वैल्यू आ रही है, NaCl के लिए कोएगुलेशन वैल्यू कितनी है, 51, काफी ज्यादा अमाउंट मुझे इलेक्ट्रोलाइट का डालना पड़ रहा है, क्योंकि 2 Na+ मिलकर केवल एक सल्फाइड को खींच पा रहे हैं। Ba+2 के लिए वो वैल्यू क्या हो गई, एकदम से कम, क्योंकि 1:1 का रेशियो हो गया। एंड Al+3 वाले के लिए देखोगे तो वो वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, और भी कम हो गई। तो सीधे सीधे इसे हार्डी शेल्स, एक साइंटिस्ट था, मोस्ट प्रोबेबली अगले पर आ रहा होगा आपका, है ना, हार्डी शेल्स रूल बोला जाता है। दस देयर कोएगुलेटिंग पावर्स ऑफ, बस रेसिप्रोकल कर दो, 1/51, 1/0.69 एंड 1/0.093, दैट इज 0.0196, 1.449 and 10.75 respectively. The coagulation value of a few electrolyte for negatively charged arsenic sulfide and positively charged ferric chloride salts are given in the table. The valency of coagulation ion, the ion whose charge is opposite to that of the colloidal particle, is also given, है ना। चार्ज से देखना है। आर्सेनियस सल्फाइड सोल किस तरह का सोल है, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज, अब ना इसमें K2SO4 वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, कौन सा केटायन होगा इसमें, पोटेशियम, क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड कौन सा सोल है, नेगेटिवली। नेगेटिव को कोएगुलेट जोड़ने का काम करेगा कौन, पॉजिटिव वाला आयन, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन वाला आयन कौन सा है आपका, K+, ठीक है ना। तो 1 हो गया, यहाँ पर Na+ मतलब 1, यहाँ पर भी K+ मतलब 1, यहाँ Mg+2 मतलब 2, Ba+2 मतलब 2, Al+3 मतलब 3। तो आप वैल्यूज देख लो उसी के अकॉर्डिंग। इन सब की वैल्यूज नियर अबाउट क्या है आपकी, सेम है। थोड़ी सी ज्यादा जरूर है K2SO4 के लिए, क्योंकि एक ही मोल में मुझे 2 K+ मिल रहा है ना। बट यहाँ पे देखो तो वैल्यूज लगातार सडनली क्या हो गई आपकी, चेंज होती जा रही, ठीक है। इसी तरह से वो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए भी बताइए। इस चार्ट से कोई मतलब नहीं, बस आपको मीनिंग ध्यान रखना है। नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करने का काम पॉजिटिव वाला करेगा, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, और जितना ज्यादा चार्ज होगा कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मुझे कोई नेगेटिवली चार्ज सोल दे दे, वो मुझसे पूछे Na+ ज्यादा इजीली कोएगुलेट करेगा, Mg+2 ज्यादा इजीली कोएगुलेट करेगा, या Al+3, तो आई विल से सबसे आसानी से कोएगुलेट करने का काम Al+3, है ना। तो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट कोएगुलेटिंग पावर ऑफ Al+3 आयन in precipitating the arsenic sulfide sole जो negatively charged 3 is approximately 550 times more than that of sodium or potassium ion. Again it is observed that negatively charged arsenic sulfide sole is coagulated by cations while positively charged ferric hydroxide sole is coagulated by anions, है ना। और यहाँ पर आपका एक साइंटिस्ट था जिसने अपने रूल दिए हैं जो कहलाता है क्या, हार्डी शेल्स रूल। ये केवल इतना बोलता है अपोजिट आयन एक दूसरे को कोएगुलेट करेंगे, और आयन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर भी उतना ही ज्यादा, मतलब कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम, है ना। हार्डी शेल्स इन 1882 एंड W.B. Hardy in 1900 suggested the following rules to discuss the effect of electrolytes of the coagulation of the sole. Only the ions carrying charge opposite to 1 present on the sole particles are effective to cause coagulation. That is, negatively charged sole is best coagulated by cation and positive sole is best coagulated by anion. The charge on coagulating ion influences the coagulation of sole.
In general, the coagulating power of the active ion increases with the valency of active ion. Okay. After observing the regularities concerning the zinc and valency of active ions, a law was proposed by Hardy and Schulze, which is termed as Hardy-Schulze law, which is stated as follows. सीधा सीधा बस ये है, हायर इज द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन. एक्टिव आयन से क्या मतलब है? वो आयन जो कोएगुलेशन को प्रमोट कर रहा है. नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए एक्टिव आयन पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाले के लिए एक्टिव आयन नेगेटिव, है ना. ग्रेटर विल बी इट्स पावर टू प्रेसिपिटेट द सोल. अब कोएगुलेटिंग पावर ऑफ केटायन इज इन द ऑर्डर, है ना. कोई भी केटायन अगर आप ले रहे हो तो केटायन किसको प्रेसिपिटेट करेगा? नेगेटिव वाले को. और उसका पावर देख लो, जितना ज्यादा चार्ज होगा सबसे ज्यादा किसका है? Al+3, फिर Ba+2 और Mg+, फिर Na+ और K+. एंड सिमिलरली कोएगुलेटिंग द पॉजिटिवली चार्ज सोल, द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एनायन इज इन द ऑर्डर. इसके ऊपर चार्ज कितना है आपका? -4, फिर -3, फिर -2, फिर फाइनली क्या हमारा? -1. ठीक है. कुछ इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? चार होती है हमारा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो डेफिनेटली जब आपने खूब सारे पार्टिकल डाले थे और वो आपस में जुड़ गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? पहले से कम. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? इसकी वजह से चेंज हो जाएंगी. उसी को समझाया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन टू एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, depression in freezing point, elevation in boiling point, but the effect of colloidal particles on colligative properties except osmotic pressure is very small. This is due to the large size of colloidal particles. The number of colloidal particles produced by a given mass of colloid is much less than the number produced in a molecular solution containing the same mass of solute. Hence the colligative effect in colloidal solution is too less. है ना. क्या कहना चाह रहा है ये? कि अगर आपने कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया होता, उसका एक्स मास लिया और कोलाइडल का एक्स मास लिया, तो नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल के एक्स मास में नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली क्या होंगे? ज्यादा. क्यों होंगे ज्यादा? क्योंकि नॉर्मल वाला मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल है. तो छोटा मॉलिक्यूल होने की वजह से उसका मोलर मास भी काफी कम है और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन क्या हमारा? मोलर मास. तो मोलर मास कम होने से नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा. बट कोलाइडल पार्टिकल्स का मोलर मास क्या होता है? काफी बड़ा. तो सेम मास के लिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स देखूंगा कोलाइडल पार्टिकल्स के तो वो काफी कम होंगे. इस वजह से कोलिगेटिव इफेक्ट भी इनके अंदर क्या है? हमारा काफी कम है. ठीक है ना. प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड? एक कोलाइड दूसरे कोलाइड को क्या करेगा? यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन द लियोफोबिक सोल. ये तो मुझे पता है क्योंकि उनके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा थी और इनके अंदर इंटरेक्शन क्या है आपका? कम. दिस इज बिकॉज लियोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड एंड दिस हाइड्रेटेड पार्टिकल्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स. है ना. लियोफोबिक सोल्स आर मोर इजीली कोएगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अनस्टेबल थे. टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशन ऑफ लियोफोबिक सोल, ठीक है, by the addition of electrolyte, some lyophilic colloid is added to it. Such lyophilic colloid is called protective colloid and the action of lyophilic colloid by the electrolyte is known as protective action. है ना. anion छप गया, it should be protective action. है ना. क्या बोलना चाह रहा है? लियोफिलिक सोल तो काफी ज्यादा स्टेबल था ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम. बट लियोफोबिक कोलाइड क्या है हमारा? अनस्टेबल. उसमें इंटरेक्शन उतनी ज्यादा नहीं है और लियोफोबिक के ऊपर हमेशा चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव. आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो अपोजिट आयंस की वजह से क्या होगा? कोएगुलेशन, और कोलाइट वहीं पर खत्म, क्योंकि कोएगुलेशन होते ही वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है ना. तो अब हम लोग लियोफोबिक के अंदर लियोफिलिक सोल को मिला दे रहे हैं. उससे क्या होगा? मान लीजिए ये लियोफोबिक का पार्टिकल है, इसके ऊपर लियोफिलिक वाला क्या करेगा? अपनी एक लेयर बना देगा. और अब डीपी और डीएम की जो इंटरेक्शन है वो किनके बीच में हो रही है? लियोफिलिक और वाटर के बीच में. और लियोफिलिक और वाटर की इंटरेक्शन तो क्या थी? काफी ज्यादा. जो लियोफोबिक वाला पार्ट था वो लियोफिलिक के अंदर क्या हो चुका है? आपका दब चुका है. मतलब इसने अंदर वाली कोलाइट के लिए क्या करा? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी. इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन. है ना.
तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब अगर आपको जरूरत पड़े इंडस्ट्री में, हमने बनाना सीख लिया, बिगाड़ना सीख लिया, अब कभी स्टेबल बनाने की और ज्यादा जरूरत पड़े तो वही बोल रहा है कि लियोफोबिक सोल्स आर मोर इजीली कोएगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अनस्टेबल थी। एंड टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशन ऑफ लियोफोबिक सोल, अगर आप चाहते हो प्रेसिपिटेशन न हो, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सम लियोफिलिक कोलाइड, कुछ लियोफिलिक कोलाइड को आपने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सच लियोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड द एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स इज नोन एज क्या, हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन। द सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर जिलेटिन, albumin, gum arabic, casein, starch, glue, etc. A gold salt containing a little gelatin as protective colloid needs a very large amount of sodium chloride to coagulating the salt, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे नॉर्मल हमारा प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स है। इन्होंने क्या करा, इसके अंदर लियोफोबिक वाला है ना, हमने दिखाया नहीं, इसके अंदर होना चाहिए था। लियोफोबिक इसके अंदर आ गया, अब इसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ गई मेरी, लियोफिलिक। अब डीपी और डीएम के बीच के लिए लियोफिलिक की कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। डर किसे लग रहा था, लियोफोबिक वाले को, जबकि अब ऊपर से कौन सी लेयर आ चुकी है, लियोफिलिक की, तो अंदर वाली चीज अब कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डालोगे भी तो अब डायरेक्ट इंटरेक्शन लियोफोबिक वाले की उससे होने वाली नहीं है। मतलब आपने अपने कोलाइट को क्या कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया, इसी वजह से इसे क्या बोला जा रहा है, हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइट्स, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन वही बताया गया है। द पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइट गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द हाइड्रोफोबिक कोलाइट, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर जाके क्या हो गया आपके, एब्सॉर्ब, thereby forming a protective layer around it, जो फिगर में बताई गई थी। The protective layer prevents the precipitation of ions from coming in contact with the colloidal particles. According to a recent view, the increase in stability of the liophobic colloid is due to the mutual adsorption of the liophilic and liophobic colloid. It is immaterial which is adsorbed on which. In fact, the smaller particles, whether of the protective colloid और हाइड्रोफोलिक कोलाइड आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द, किसके ऊपर, हमारा बिगर पार्टिकल, ठीक है ना। देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग अवर सरफेस केमिस्ट्री, द रिमेनिंग लिटिल बिट पार्ट ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री, है ना। इन द यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अप टू प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर गोल्ड नंबर। इट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द कोलाइड। सो this is the name of scientist Gismonti in 1901 introduced a term called gold number, and it is defined as the minimum amount of protective colloid in milligrams which when added to 10 ml of standard gold salt is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. This definition you have to remember. The minimum amount of protective colloid in milligram which when added to 10 ml of a standard gold salt is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. It may be noted that smaller of the gold number, greater will be the protecting power of protective colloid. Like yesterday we have seen कि जिसका कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भी सेम है। तो वी कैन से प्रोटेक्टिंग पावर किसी भी कोलाइड का जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, है ना। एट द मैक्स आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ सकता है बस वो इस गोल्ड नंबर के ऊपर आ सकता है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर कि गोल्ड नंबर इक्वल्स टू वेट ऑफ लियोफिलिक सोल इन मिलीग्राम। क्योंकि यस्टरडे हमने देखा था कि लियोफिलिक सोल जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह काम करती है फॉर लियोफोबिक सोल इनटू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml, है ना। ये कुछ गोल्ड नंबर बताई गई है। द गोल्ड नंबर ऑफ फ्यू प्रोटेक्टिव कोलाइड आर एज फॉलोस। इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपको वैल्यूज बताई गई है ना। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, तो दिस चैप्टर इज बेसिकली रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड, बट ये है कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अब आप जब चीजों को एनालाइज करें, आप थिएटर में मूवी देखने जाएं तो आप डिंडल कोन को अपना इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे आपको इमेजिन होगा। जब आप ब्लू कलर ऑफ सी वाटर देखो तब आपको वहां पर
कलर के बारे में आइडिया मिलेगा कोलाइड्स के। डेल्टा फॉर्मेशन जो रिवर में होता है, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कोलाइड। तो इस तरह से आप रियल लाइफ से उन्हें यूज कर सकते हो। जैसे गोल्ड नंबर का या प्रोटेक्टिव एक्शन का क्या यूज है, द जिलेटिन इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम टू प्रोटेक्ट द पार्टिकल ऑफ आइस। तो ये आप रियल लाइफ में करते हैं हम लोग। प्रोटोजॉल एंड आर्जियोरोल इज अ सिल्वर सॉल्ट प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज आई ड्रॉप। तो प्रोटारजोल आप हमेशा आई ड्रॉप के रूप में मार्केट से खरीदते हैं, उसमें आप देख सकते हो। तो ये यूज वहां पर हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइड, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर नेदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, दैट इज अनचार्ज, चार्जेस ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर लिया है, इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द कोलाइड। At this point, liyophilic colloid is expected to have minimum stability because at this point particles have no charge, है ना। It should be liophobic, not liyophilic. The isoelectric point of gelatin is 4.7. This indicates that at pH equal to 4.7, gelatin has no electrophoretic mission. कल हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टर्म पढ़ी थी, that is migration of colloidal salt particles towards anion or cation अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इस पॉइंट पर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रोफोरेटिक मोशन नहीं होगा। बिलो 4.7 इट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड एंड अबव 4.7 इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। और आप ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हो। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एग्जाम्पल, सिलिसिलिक एसिड हैज बीन फाउंड टू हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एक्सेप्शन हमें पता ही है, थोड़े बहुत होते हैं, है ना। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। क्या मीनिंग है, द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, दैट इज लियोफोबिक सोल की, एक्वायर्स अदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय द सिलेक्टिव, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, ठीक है ना। सिलेक्टिव वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर आयन को एड्सॉर्ब करेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव जो कॉमन आयन होगा, ठीक है ना। लाइक FeOH होल थ्राइस वाले सोल में जब FeCl3 पेप्टाइडिंग एजेंट के तौर पर डाला था तो उसने केवल Fe+3 को एड्सॉर्ब करा था, बिकॉज दैट वाज कॉमन, ठीक है ना। कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म फर्स्ट लेयर। पहले एक लेयर बन गई, आपका जो कोलाइडल सोल पार्टिकल था उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब डबल लेयर का कॉन्सेप्ट है। दिस लेयर अट्रैक्ट काउंटर आयन फ्रॉम DM, डिस्पर्जन मीडियम से दूसरा, टू फॉर्म अ सेकेंड लेयर, एक दूसरी लेयर बनती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फर्मली हेल्ड एंड इज टर्म्ड एज फिक्स्ड लेयर, क्योंकि उसी की वजह से कोलाइड बना था। जो प्रेसिपिटेट था वो कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करके ही कोलाइडल पार्टिकल्स में बना था, तो वो तो फिक्स है आपका, ठीक है ना। While the second layer is mobile, which is termed as diffuse layer, the charge of opposite ions of fixed and diffuse layer, double layer, results in a difference in potential between two opposite charge layer is called the electrokinetic potential or zeta potential, which can be given by, है ना। कभी फॉर्मूला पूछ ले, वैसे जेई सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, बट छोटा सा फॉर्मूला, 4Z = 4 पाई ईटा न्यू डी। ईटा विस्कोसिटी, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, न्यू वेलोसिटी और ऑफ पार्टिकल्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, ठीक है ना। द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI, पहले तो AgI का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। अब चूंकि आप KI सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो डेफिनेटली आयोडाइड आयन वहां पर क्या है आपका एक्सेस में, तो ये जो प्रेसिपिटेट बना AgI का, इट एब्जॉर्ब्स आयोडाइड आयन फ्रॉम द DM विद द फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड लेयर, नेगेटिवली चार्ज हो गया। एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म, हाउएवर, व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज सोल रिजल्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag+ आयन फ्रॉम द DM, है ना। उल्टा हो रहा, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट को KI सॉल्यूशन में डाला तो प्रेसिपिटेट तो AgI का बना, बट चूंकि अब एक्सेस में I- है तो AgI ने I- को उठाया, नेगेटिवली चार्ज आपका बन गया। बट अगर आप उल्टा कर रहे हो कि KI सॉल्यूशन को AgNO3 के अंदर डाल रहे हो तो अगेन द प्रेसिपिटेट तो AgI का बनेगा, बट अब DM में जो उसका काउंटर आयन एक्सेस में है वो Ag+ है, तो इससे आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल मिला, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर बन गई आपका। अब ये जो फिक्स लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयन है ना, इन्होंने जहां एग्जांपल दिया AgI का और I- का, पहले AgI का प्रेसिपिटेट बना, उसने I- आयन को, जो कॉमन आयन था फ्रॉम KI सॉल्यूशन, एब्जॉर्ब कर लिया, जो K+ बच गया है
उस K प्लस ने एक दूसरी लेयर अपनी बना ली है। फर्स्ट लेयर आपकी फिक्स लेयर होती है, सेकेंड लेयर डिफ्यूज लेयर होती है, और इन दोनों जहां पर भी चार्जेस का सेपरेशन होता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को जीटा पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब छोटे से कॉन्सेप्ट हमारे इमल्शन और जेल के भी हैं, है ना। तो इमल्शन क्या होता है? एन इमल्शन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड, दोनों लिक्विड होंगे डीपी एंड डीएम। इट मे बी डिफाइंड एज ए हेटेरोजेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इमिसिबल लिक्विड। ठीक है ना, भले लिक्विड लिक्विड है बट सिंस वो इमिसिबल है इसलिए हेटेरोजेनियस सिस्टम बन रहा है, डिस्पर्स्ड इन वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स whose diameter in general exceeds 0.1। एग्जाम्पल जो मिल्क आप रियल लाइफ में यूज करते हो, इट इज एन इमल्शन इन विच स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फैट आर डिस्पर्स्ड इन एक्वस मीडियम। ना मिल्क में आपने देखा होगा ऊपर ऑयली ऑयली ड्रॉपलेट्स रहती है हमारी। कॉड लीवर ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं इज ऑल्सो एन इमल्शन इन विच द वाटर ड्रॉप्स ऑफ डिस्पर्स इन द ऑयल। दिस मीन्स इन मोस्ट ऑफ द इमल्शन वन ऑफ द लिक्विड इज वाटर एंड अदर लिक्विड इज ऑयल। Here the term oil is used to represent all organic substance which are soluble in water, है ना। अब इमल्शन को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक ऑयल इन वाटर, ठीक है ना, मतलब पानी आपका डीएम होगा और ऑयल डीपी, दूसरा वाटर इन ऑयल, है ना। इन दिस इमल्शन ऑयल इज डीपी डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। इट इज डिनोटेड बाय OW और O इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क है उसमें फैट डिस्पर्स हो रहा है वाटर के अंदर, वैनिशिंग क्रीम एटसेट्रा। वाटर इन ऑयल, इन दिस इमल्शन वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्जन मीडियम। इट इज डिनोटेड बाय WO और W इन O। फॉर एग्जाम्पल बटर, कॉड लीवर ऑयल, कोल्ड क्रीम जो आप अभी ठंड में लगाओगे एटसेट्रा। द टाइप ऑफ इमल्शन ऑब्टेन्ड बाय एजिटेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू कंपोनेंट लिक्विड्स। The liquid that is in excess जो ज्यादा होगा forms the dispersion medium. Thus the two type of emulsion can be interconverted into each other by changing the concentration of the liquids, है ना। अब डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे कि कौन सा वाला कौन सा है, क्योंकि आप किसी एक को भी दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए हमारा the two types of emulsion may be distinguished from each other in a number of ways। सबसे पहला है आपका डाई टेस्ट, है ना। It involves the addition of oil soluble dye to the emulsion under experiment. If the emulsion acquires the color of dye readily, it is water in oil। पूरा कलर आपको डाई के एब्जॉर्ब होने की वजह से कलर्ड नजर आएगा। एंड इफ द emulsion remains colorless, it is oil in water type emulsion। कंडक्टिविटी टेस्ट, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द emulsion अंडर एक्सपेरिमेंट। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ emulsion increases appreciably with the addition of electrolyte, it is oil in water। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इज पोलर, वाटर भी पोलर है, तो आपका सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड इफ कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है। तीसरा टेस्ट आप परफॉर्म करा सकते हो, डाइल्यूशन टेस्ट। एज ए जनरल रूल एन इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद द डिस्पर्जन मीडियम while the addition of dispersed phase forms a separate layer। Thus if an emulsion can be diluted with oil, अगर ऑयल से डाइल्यूटेड हो जा रहा है, इट इज वाटर इन ऑयल टाइप। ओके, तो इन तीन टेस्ट से आप इन्हें कर सकते हो क्लासिफाई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन क्या है? डी इमल्सिफिकेशन, जो इमल्शन बना था उसको तोड़ना। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ एन इमल्शन इनटू टू सेपरेट लिक्विड्स इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है ना। और मेथड्स जो हैं वो मैंने मेंशन नहीं करी बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। किस तरह से करते हैं, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, है ना। इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं आया था, उसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो इमल्शन को स्टेबल बनाए, जैसे पेप्टाइजिंग एजेंट पेप्टाइजेशन प्रोसेस को स्टेबलाइज बना रहा था, कोएगुलेटिंग एजेंट कोएगुलेशन प्रोसेस को कर रहा था। अब यूज ऑफ इमल्शन वापस आप देख सकते हो, ये रियल लाइफ के हैं। ऑल पेंट्स आर इमल्शन, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स रिमूव डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ बाय मेकिंग एन ऑयल इन वाटर इमल्शन। Milk is an emulsion of liquid fat in water. In the process of metallurgy, one of the most important step is the concentration of ore, which is usually done by froth flotation process, in which an oil is added to the finally divided ore taken in the water. The particles of the ore go on the surface due to formation of foams, while the other impurities left at the bottom of the vessel. ठीक है। Gels हमारा last topic है। Colloidal system in which liquid are dispersed phase and solid act as dispersion medium are gels। तो सोल्स
इमल्शंस और जेल्स, ये तीन हमारे सिलेबस में मेन है, क्योंकि ऐसे तो कोलाइडल सॉल्यूशन टोटल 8 टाइप के थे आपके। तो कॉमन एग्जांपल्स आर बूट पॉलिशेस, जेली, जम अरेबिक, अगर अगर, प्रोसेस चीज एंड सिलिसिलिक एसिड। ठीक है, व्हेन द जेल्स आर अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गिव आउट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रैप्ड लिक्विड्स विच एक्यूमुलेट ऑन इट्स सरफेस, है ना। कभी आपने पॉलिश को देखा हो तो उसकी सरफेस पे छोटी छोटी ड्रॉप्स आपको नजर आती हैं बूट पॉलिश को, जो चेरी वेरी के हम लोग, आजकल तो लिक्विड पॉलिश चलने लग गई, पहले जो नॉर्मल पॉलिश आती थी तो वो आपसे बोल रहा है द एक्शन ऑफ इजोलेस सिनर्सिस और वीपिंग, है ना। वीपिंग मतलब रोना, तो एक तरह से रोते हैं तो आंसू बाहर आते हैं, तो पॉलिश में थोड़े थोड़े आपको ड्रॉपलेट्स ऊपर नजर आने लगेंगे, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग वीपिंग बुलाते हैं। सम जेल्स सच एज सिलिका, जिलेटिन, फेरिक हाइड्रोक्साइड liquefy on shaking and reset on allowing to stand. This phenomena of sol gel transformation is called thiotroxy. Gels are divided into two categories, एक elastic gel and दूसरी non-elastic gels. The two categories differ from their behavior towards dehydration and rehydration as under, है ना। तो थोड़े से बस जो डिफरेंस है हमारे इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक के, they change to solid mass on dehydration. क्योंकि लिक्विड डीपी था और सॉलिड डीएम था, अगर आपने डिहाइड्रेट करा दिया तो पूरी तरह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। द चेंज टू सॉलिड मास ऑन डिहाइड्रेशन विच कैन बी चेंज्ड बैक टू ओरिजिनल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय वार्मिंग। इलास्टिक है, दोनों मूवमेंट शो कर सकता है। इसमें क्या होगा, चेंज तो ये भी होंगे, द चेंज टू सॉलिड मास ऑन डिहाइड्रेशन विच कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू ओरिजिनल फॉर्म विथ वाटर। दे एब्जॉर्ब वाटर व्हेन प्लेस्ड in it with simultaneous swelling. This phenomena is called imbibition. They do not exhibit imbibition. ठीक है ना, तो ये दो डिफरेंस है। तो by this our chapter completes of surface, ये है ना। Last just use of some properties of polites, that is smoke screen and formation of delta, जो अभी मैंने बोला था। Smoke screen which consist of titanium oxide dispersed in air are used in warfare for the purpose of concealment and camouflage, है ना। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी हो तो उसमें ये सब स्मोक स्क्रीन का काफी ज्यादा यूज करा जाता है। एक आर्टिफिशियल स्क्रीन बन जाती है जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है, आपको नेट जो पीछे की मिरर होगी वही दिखाई देगा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये भी रियल लाइफ की एप्लीकेशन है। द रिवर वाटर कैरीज विथ इट चार्ज क्ले पार्टिकल्स, क्योंकि क्ले एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एंड मेनी अदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। When the sea water comes in contact with this particle, sea water के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल in the river water are coagulated by the electrolytes present in the sea water to form delta. These are the some of the use. So that completes our this particular chapter.